देखो भाई, इस वीडियो में क्लास 10th की जो आपकी केमिस्ट्री का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण है, उसे हम बड़े ही आसान और सरल शब्दों में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। आप यदि उसे अभी तक नहीं देखें तो जाकर के आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे से ही मैंने पढ़ाया है। और तो इस पार्ट 2 की जो शुरुआत है वो हम लोग यहाँ से जो है वो करने वाले हैं। और आप लोग को यदि पार्ट 1 आप लोगों ने यदि देखा होगा तो आप लोगों को मैंने वहाँ अम्ल और क्षारक के बारे में बताया था। एक डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन बताया था कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन यहाँ से हम लोग एक नए डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ हम लोग सबसे पहले अम्ल और क्षारक की एक नई परिभाषा जो है वो जानेंगे। और ये एक हमारे वैज्ञानिक थे आर्हेनियम। हम आर्हेनियम के अनुसार अम्ल और क्षारक की एक नई परिभाषा को आज यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे। फिर जो भी टॉपिक है इसमें हम लोग आगे जो है वो पढ़ने वाले हैं। फिर और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले अम्ल और क्षारक की आर्हेनियम के अनुसार एक नई परिभाषा को जो है सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है। तो यहाँ आप लोगों को ये थोड़ा सा समझना है कि ये हाइड्रोजन आयन H+ क्या होता है और ये आर्हेनियम के अनुसार अम्ल की एक नई परिभाषा होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई अम्ल जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सारे अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और ये जल में घुलने के बाद ना H+ आयन देता है, यानी कि H+ आयन में ये टूटता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है HCl। इसको जब हम जल में मिलाएंगे तो ये दो अलग अलग चीज़ों में टूटेगा, एक H+ और Cl-, ये दो अलग अलग चीज़ों में टूटेगा। और यहाँ जो ये H+ आयन आप देख रहे हैं यही आपका हाइड्रोजन आयन है, जो कि अम्ल जो है वो जल में मिलने के बाद इस तरह का चीज़ जो है वो देता है। और आर्हेनियम के अनुसार एक नया जो डिफिनेशन बनता है वो ये कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है। तो शायद आप ये समझ पा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे आप यदि जल में मिलाएं तो ये 2H+ और SO4-2 में जो है वो टूटता है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इस वजह से यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो देगा। तो आप शायद इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। वहीं यदि हम क्षारक के नई परिभाषा की बात करें तो क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है। जिस प्रकार से अम्ल जल में घुलता है तो H+ आयन देता है, उसी प्रकार से यदि क्षारक जो है ना उसको आप यदि जल में मिलाएंगे, यदि वह जल के साथ घुलता है तो ये OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ एक क्षारक NaOH लिया है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है, और यदि आप इसको जल में मिलाएंगे तो ये Na+ और OH- में ये दो अलग अलग चीज़ों में टूटता है। और यहाँ जो ये आप OH- यानी कि जिससे हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ये क्षारक जो है वो जल में घुलने के बाद जो है वो देता है। उसी तरह से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो ये भी यहाँ हमें OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और इस हिसाब से आर्हेनियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुल करके क्या देता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग यहाँ से अम्लों का सबसे पहले वर्गीकरण को जो है वो देखेंगे। और अम्ल के वर्गीकरण में हम लोग बेसिकली यही जानेंगे कि अम्ल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम उत्पत्ति के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण करेंगे यानी कि बांटेंगे। और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। पहला हमारा होता है प्राकृतिक अम्ल, जिसे हम लोग जैविक अम्ल भी जो है वो कह सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है कृत्रिम अम्ल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्राकृतिक अम्ल को देखते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं, तो आप बेसिकली समझ पा रहे होंगे, जो प्राकृतिक से आता हो तो वे अम्ल जो पौधे और जंतुओं से निकाले जाते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो टमाटर जो होते हैं, इसमें आप लोग जानते होंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है जो कि एक प्राकृतिक अम्ल है। उसी प्रकार से नींबू और नारंगी में एक अम्ल होता है जिसे हम लोग सैट्रिक अम्ल कहते हैं, ये भी हमारा प्राकृतिक अम्ल है। और दही में आप लोग जानते ही होंगे लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। और इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। और सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सभी अम्ल जो आप देख रहे हैं ना,
ये सभी अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं और इसे हम लोग एक तरह से खाने में इसी का इस्तेमाल इनमें से कुछ अम्ल जो हैं उसका खाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप दही में यदि खाते होंगे तो आप उससे एक तरह से लैक्टिक अम्ल को जो है वो ले रहे होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो प्राकृतिक अम्ल हो जाते हैं। तो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, आपसे एग्जामों में ये पूछा जाएगा कि टमाटर में भाई कौन सा अम्ल है, और कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि इनमें से बताइए कि कौन से प्राकृतिक अम्ल है। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब उत्पत्ति के आधार पर हमारा अगला अम्ल जो है वो है कृत्रिम अम्ल। तो कृत्रिम नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, जो एक तरह से मनुष्यों के द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता हो। तो वे अम्ल जो मनुष्य द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग कृत्रिम अम्ल जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये आपका कृत्रिम अम्ल होता है। इसे कई सारे रसायनों को मिला करके जो है वो बनाया जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इसमें है, तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बनाया जाता है। उसी प्रकार से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी आपका एक कृत्रिम अम्ल है। और फिर आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है ये भी आपका जो है वो कृत्रिम अम्ल हो जाता है। तो यहाँ उत्पत्ति के आधार पर आप प्राकृतिक अम्ल और कृत्रिम अम्ल ये आप समझ पा रहे होंगे। अब अगला अम्लों का वर्गीकरण जो है वो पृथक्करण के आधार पे है, और पृथक्करण के आधार पे भी हमारा 2 टाइप का अम्ल होता है। 2 टाइप का कौन कौन सा अम्ल होता है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 2 प्रकार के अम्ल यहाँ हम लोग प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो मजबूत हो। तो लेकिन मजबूत कैसे होगा, तो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। तो वे अम्ल जो जल में पूरी तरह घुलनशील होते हैं और आसानी से H+ आयन देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अम्ल की प्रवृत्ति क्या है, ये जल में घुलने के बाद H+ आयन देता है। और आपको यहाँ ये समझना है कि प्रबल अम्ल हम उस अम्ल को कहेंगे जो जल में पूरी तरह घुलनशील हो और आसानी से वो H+ आयन दे ज़्यादा मात्रा में। और इस तरह के जो अम्ल होंगे वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जल में घुलनशील होता है। वैसे सारे अम्ल जल में घुलनशील ही होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना ये घुलनशील होकर के H+ आयन आसानी से देते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में देते हैं। इसलिए ये कौन से अम्ल हो जाते हैं, तो प्रबल अम्ल हो जाते हैं। फिर आपका जो सबसे प्रबल अम्ल H2SO4 है ये भी आपका प्रबल अम्ल है, और HNO3 ये भी आपका जो है वो प्रबल अम्ल हो जाता है। तो 3 प्रमुख बड़े प्रबल अम्ल जो हैं वो आपका HCl, H2SO4 और HNO3 होता है। तो आप शायद इन बातों को समझ पा रहे हैं। अब दुर्बल अम्ल, जैसा कि नाम से ही आपको समझ पा रहे हैं, यानी कि ये कमज़ोर अम्ल होगा। तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं। आंशिक रूप का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो घुलेगा, पूरी तरह से नहीं घुलेगा, और आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं। देखिए जल में जो अच्छे से घुलनशील होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, इसलिए वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। लेकिन कुछ अम्ल जैसे कि यहाँ आपको मैं बताऊंगा ये आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, और आंशिक रूप से घुलनशील होने के कारण ये H+ आयन उस तरह से नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से ये कमज़ोर अम्ल यानी कि दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसमें आपका लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल ये सारे अम्ल आते हैं। इसलिए आप लोग देखते हैं कि दुर्बल अम्ल को ही हम लोग खाने में एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लैक्टिक अम्ल हो गया आपका दही में जो पाया जाता है, फिर संतरा नींबू में आपका जो साइट्रिक अम्ल, ये सारे अम्ल जो हैं वो खाने का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ नोट में एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रबल और दुर्बल अम्ल में आप लोगों ने यदि एक चीज़ गौर किया होगा तो प्रबल अम्ल का जो एग्जाम्पल है वो कृत्रिम अम्ल का एक तरह से देखा जाए तो एग्जाम्पल है, और दुर्बल अम्ल में जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो प्राकृतिक यानी कि जैविक अम्ल का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ ये समझ में आता है कि वैसे देखा जाए तो सारे प्रबल अम्ल जो होते हैं वो एक तरह से कृत्रिम अम्ल होते हैं, या यूँ इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि सारे कृत्रिम अम्ल जो होते हैं वो क्या होंगे, प्रबल अम्ल होंगे, और सारे प्राकृतिक अम्ल जो होंगे वो क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। वही 2 बातें यहाँ मैंने जो है वो लिखा है कि वैसे आमतौर पर देखा जाए तो सभी प्रबल अम्ल कौन से अम्ल होंगे, कृत्रिम अम्ल होंगे, और वैसे आमतौर पर देखा जाए तो सभी दुर्बल अम्ल जो होंगे वो कौन से अम्ल होंगे, तो वो प्राकृतिक अम्ल होंगे। तो ये 2 बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सारे प्रबल अम्ल कौन से अम्ल होंगे, कृत्रिम अम्ल, और सारे दुर्बल अम्ल कौन से होंगे, तो प्राकृतिक अम्ल होंगे। और इसलिए हम दुर्बल अम्ल का इस्तेमाल जो है खाने वगैरह में करते हैं। अब यहाँ हम लोग क्षारकों का वर्गीकरण जो है वो देखेंगे, और क्षारक बेसिकली यहाँ हम लोग 2 टाइप का ही क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रबल क्षारक और दूसरा होगा हमारा दुर्बल क्षारक।
तो प्रबल क्षारक क्या होगा, जो क्षारक पूरी तरह जल में घुलनशील होते हैं और आसानी से OH- आयन जो है वो देते हैं, उसे हम लोग प्रबल क्षारक कहते हैं। उसमें आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी जो क्षारक हैं ये आपके काफ़ी प्रबल क्षारक जो है वो कहलाते हैं, क्योंकि ये जल में पूरी तरह घुलनशील होते हैं और ये आसानी से OH- देते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि अम्ल सारे जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन सभी क्षार जो है ना वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो दुर्बल क्षारक क्या होता है, तो वे क्षारक जो जल में अघुलनशील या आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, यानी कि इसमें से कुछ वैसे क्षारक आएंगे जो जल में घुलेगा ही नहीं, और कुछ घुलेगा भी तो आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा बहुत घुलेगा, और जो आसानी से OH- नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार के जो क्षारक होंगे वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ये सभी जो हैं वो दुर्बल क्षारक की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ आप इस पेज पे समझ पा रहे होंगे कि क्षारकों का वर्गीकरण, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ये क्या होता है। तो यहाँ हमने सबसे पहले अम्लों का वर्गीकरण देखा और फिर क्षारकों का वर्गीकरण देखा। अम्ल के वर्गीकरण में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखें तो प्राकृतिक अम्ल और कृत्रिम अम्ल होता है, और पृथक्करण के आधार पर देखें तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होता है। और यहाँ भी क्षारकों के वर्गीकरण में पृथक्करण के आधार पर देखें तो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होता है। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से हम लोग एक नए चीज़ के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा है अम्ल और क्षारक की प्रबलता। तो सबसे पहले यहाँ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि प्रबलता का मतलब क्या होता है। प्रबलता का मतलब होता है कि शक्ति, यानी कि मजबूती, कि प्रबल कोई भी अम्ल और क्षारक की प्रबलता जो है, शक्ति है, वो कैसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता बेसिकली हम लोग कैसे जानते हैं, तो उसके pH से जानते हैं। तो pH क्या होता है, तो pH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस हाइड्रोजन आयन के मान का उपयोग करके ही हम लोग अम्ल और क्षारक की प्रबलता को जो है वो मापा जा सकता है कि कोई अम्ल या क्षारक कितने जो है वो प्रबल हैं, यानी कि मजबूत हैं। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा, सार्वत्रिक सूचक, जिसे हम लोग सार्वभौमिक सूचक भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये भी एक प्रकार का आपका इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि कोई अम्ल है या फिर क्षारक है, और इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि कोई अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, या कोई क्षार कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। सबसे पहले आप लोग पीछे पार्ट 1 में यदि गौर करें तो वहाँ जो इंडिकेटर मैंने आप लोगों को बताया था, सूचक के बारे में बताया था, वो केवल ये बता रहा था कि कोई अम्ल है या फिर क्षार है, वो प्रबलता नहीं बता रहा था। लेकिन ये जो सार्वत्रिक सूचक देख रहे हैं, जिसे हम लोग सार्वभौमिक सूचक कहते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा सूचक है जो अम्ल और क्षारक को तो बताता ही है, साथ साथ ये भी बताता है कि कोई अम्ल और क्षारक कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मजबूत है। तो सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक बेसिकली क्या होता है, तो ये एक तरह से pH की गणना के माध्यम से ये बताता है कि कोई अम्ल है या फिर क्षारक है, और साथ साथ ये भी बताता है कि कोई अम्ल या क्षारक जो है कितना मजबूत या कितना कमजोर है। तो सबसे पहले सार्वत्रिक सूचक जो अलग अलग पदार्थों की उपस्थिति में अलग अलग रंग देता है, और इसलिए ये pH को मापने में मदद करता है। सबसे पहले देखिए, सार्वत्रिक सूचक जो होता है कई सारे पदार्थों को मिला करके एक सूचक बनाया गया है, जिसे हम लोग एक तरह से pH स्केल कहते हैं, और इस पर एक नंबर बनाया गया है जो कि मापन का एक आधार होता है, जिसका जो संख्या है वो 0 से 14 होता है। जैसा कि यहाँ आप इस स्केल से देख सकते हैं, यहाँ 0 से 14 होता है। अब ये 0 से 14 तक जो ये संख्या है, ये सभी संख्या जो है अलग अलग रंगों को देता है, यानी कि एक तरह से ये देखा जाए तो ये pH मान है 0 से 14 तक, और ये 0 से 14 तक जो pH मान है, ये सभी pH मान अलग अलग रंग देता है। आप इसकी एक और ख़ास बात ये है कि आप इस पर किसी भी पदार्थ को रखेंगे तो ये कोई ना कोई कलर देगा ही देगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये संख्या क्या है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 से यहाँ मैंने ये 14 तक लिया है। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे मान लिया जाए कि pH मान किसी का 0 आता है, तो उसमें कलर क्या आएगा, तो गहरा लाल आएगा, ये कलर देगा। 1 आने पे ये लाल देगा, 2 आने पे ये हल्का लाल होगा, 3 आने पे ये पीला लाल होगा, और 4 आने पे ये नारंगी होगा,
और 5 आने पे ये पीला होगा, 6 आने पे ये हल्का हरा होगा और 7 आने पे ये हरा होगा। तो देखिए ये कलर और ये संख्या ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये किस तरह से होता है। लेकिन यहाँ जो आप सारे कलर देख रहे हैं 7 से पीछे, देखा जाए तो ये लाल ही माना जाता है, यानी कि लाल के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं। फिर जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते हैं 8, 9, 10 से लेके 14 तक, तो यहाँ एक तरह से देखिए 8 गहरा हरा दे रहा है, फिर ये हल्का नीला 9 दे रहा है, फिर ये नीला नीला की कैटेगरी में ही 14 तक जो है नीला ही आता है, और इधर देखा जाए तो नीला ही माना जाता है। तो इधर 7 से पीछे का जो कलर होगा वो एक तरह से रेडिश देखा जाएगा, और हरा के बाद जो होगा वो एक तरह से 7 के बाद जो होगा वो एक तरह से नीला के तौर पे देखा जाएगा, और 7 जो होगा वो आपका हरा होगा। तो इस तरह से सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक का अलग अलग संख्या पे अलग अलग कलर होता है। अब आप लोगों को ये आप पीएच स्केल देख सकते हैं। अब पीएच स्केल के बारे में आप लोगों को कुछ बातें और जाननी है जो कि यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये प्रबलता जो है वो कैसे बताता है। तो सबसे पहले पीएच के बारे में आप तो ये जान ही गए कि ये क्या होता है, पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। इसका उपयोग हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता को मापने में करते हैं। यह पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रबलता को मापने की एक डिग्री होता है। तो डिग्री कैसे होता है, तो सबसे पहले पीएच का जो मापन होता है, वो संख्या जो होता है वो 0 से कितना होता है, 14 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप पीएच स्केल में देख भी सकते हैं, ये 0 से आपका 14 तक आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि पीएच मान यदि 7 से कम है, जैसा कि साइन से आप समझ पा रहे हैं कि 7 यहाँ बड़ा को दिखाया गया, यानी कि पीएच मान 7 से कम होगा। जैसे यहाँ आप यदि गौर करें, ये आपका 7 है, और यदि इधर 7 से यदि कम होता है तो वो आपका अम्लीय चीज़ कहलाएगा। यदि पीएच मान किसी का 7 से कम आता है तो वो चीज़ क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। और यदि पीएच मान 7 के बराबर होगा तो वो आपका उदासीन कहलाएगा। सॉरी, एक चीज़ छूट गया है, आपको एक और पॉइंट जो है वो 3 नंबर में ध्यान रखना है कि पीएच यदि 7 से अधिक हो तो वो आपका क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारीय। तो सबसे पहले पीएच 7 से कम हो तो अम्लीय पदार्थ कहलाएगा, और पीएच 7 से यदि अधिक हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। यानी कि ये जो 7 है ना, इधर आपका यदि अधिक होगा 7 से पीएच मान, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में कोई भी आता है तो वो आपका कौन सा पदार्थ कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। और जब कंडीशन पीएच 7 के बराबर हो जाए तो ये आपका उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो 7 को बेस बनाया है, तो 7 से कम होगा तो आपका क्या होगा, एसिड होगा, यानी कि अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो आपका क्या होगा, क्षारक होगा, और 7 होगा तो वो एक तरह से न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। और इस प्रकार से हम अम्ल और क्षारक की जानकारी जो है पीएच स्केल से भी जान सकते हैं। अब आप लोग एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि वहाँ जो हम लोगों ने पार्ट 1 में सूचक के बारे में पढ़ा, वो भी तो हमें यही बता रहा था, अम्ल और क्षारक के बारे में बता रहा था, लेकिन यहाँ भी वही अम्ल और क्षारक के बारे में बता रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है। तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये अम्ल और क्षारक के साथ साथ प्रबलता को कैसे बताता है। तो चौथा जो बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि अम्ल की जो प्रबलता होती है, शक्ति जो होती है, वो आपका एक तरह से व्युत्क्रमानुपाती होता है पीएच के। अम्ल की प्रबलता क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो पीएच के। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पीएच यदि बढ़ता है ना, तो अम्ल की प्रबलता जो है वो क्या होगा, घटेगी। यानी कि जितना अधिक पीएच होगा, प्रबलता जो होता है, मजबूती अम्ल का उतना कम होगा, और जिसका जितना पीएच कम होगा उस अम्ल की प्रबलता जो है वो उतनी अधिक होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी कोई पदार्थ है, और ए का पीएच मान लेते हैं कि 2 आया, और बी का पीएच मान लेते हैं कि 3 आया, और आपसे यदि हम पूछें कि इसमें से प्रबलता सबसे अधिक किसकी है, यानी कि कौन से अम्ल सबसे अधिक मजबूत है, अम्ल है, सॉरी ए है या फिर बी है, तो आपका यहाँ जवाब आना चाहिए क्या, ए आना चाहिए, क्योंकि अम्ल की ये ए की जो प्रबलता है यानी कि पीएच है वो 2 है। तो अभी यहाँ हमने बताया कि पीएच जितना कम होगा अम्ल की प्रबलता उतनी अधिक होगी, और जिसका पीएच जितना अधिक होगा उसकी अम्ल की प्रबलता उतनी ही कम होगी। तो ये व्युत्क्रमानुपाती में होता है कि जो चीज़ जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ इधर उतना कम होगा। और 5वां में आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्षारक की प्रबलता जो है वो समानुपाती होता है किसका, पीएच का। यानी कि जितना अधिक पीएच होगा
क्षारक उतना मजबूत होगा, और पीएच जितना कम होगा क्षारक की प्रबलता उतनी ही कम होगी। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, उसमें कैसे अलग अलग रंग होता है, फिर अम्ल और क्षारक की प्रबलता हम लोग कैसे जानते हैं। तो इन सभी बातों को आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसे थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग को शायद पता होगा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का काफ़ी महत्व है, और कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे पीएच का महत्व है उसे हम लोग यहाँ जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि हमारा जो शरीर होता है उसका पीएच मान 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच जो है ये हमारा शरीर जो है वो अच्छे से कार्य करता है। यदि 7.0 से यदि पीएच हमारा घटता है या 7.8 से हमारा पीएच यदि बढ़ता है तो हमारा शरीर जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो इतना से इतना के बीच जो है वो अच्छे से कार्य करता है। वहीं यदि वर्षा जल की बात करें तो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है जब ये 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 7 से जो पीएच मान कम होता है यानी कि 7 के नीचे जो भी पीएच मान होता है वो अम्लीय कहलाता है, और यदि 5.6 से और अधिक कम हो जाए तो अम्ल की मात्रा जो है वर्षा के जल में अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। अब वहीं हम अपने पाचन तंत्र की यदि बात करें तो हमारे पाचन तंत्र में पीएच का भी काफ़ी महत्व है। कैसे महत्व है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारे आमाशय में एक अम्ल निकलता है जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायक करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जाने अनजाने में ज़्यादा मात्रा में भोजन यदि कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और उससे हमारे पेट में अपच हो जाता है, यानी कि अम्ल बढ़ने के कारण अपच जैसा हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस अपचन को ठीक करने के लिए हम लोग बाहर से एक दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसे हम लोग एंटी एसिड बोलते हैं, जिसमें क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, उदासीन कर देता है, और इस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र जो है वो ठीक होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारे पाचन तंत्र में भी जो है वो पीएच का महत्व है, काफ़ी महत्व है। अब यहाँ हमारे दैनिक जीवन में अगला जो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे वो है मिट्टी में पीएच का क्या महत्व है। तो आप लोग को यदि पता हो तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। इसमें जब मिट्टी का पीएच 7 के लगभग होता है तो उसमें पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, यानी कि जब 7 पीएच मान मिट्टी का 7 होता है तो उस समय पौधों की वृद्धि अच्छी मानी जाती है। लेकिन जब इसकी मात्रा 7 से कम या 7 से अधिक हो जाती है तो फसल का उत्पादन जो है वो बाधित हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे यदि 7 से कम होता है तो मिट्टी जो है वो अधिक अम्लीय हो जाएगी, और 7 से अधिक होता है तो मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाएगी, और ये दोनों कंडीशन में पौधों के लिए ये अच्छा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले यदि मिट्टी में अम्ल की मात्रा यदि मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ गई हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब मिट्टी में अत्यधिक अम्लीय होती है तो बिना बुझा हुआ चूना जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, अथवा बुझा हुआ चूना जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये दोनों एक तरह से क्षारक ही हैं। जैसे कि क्षारकों से हम लोग क्या करते हैं, पीएच मान को बैलेंस करते हैं, ठीक करते हैं। और वहीं यदि मृदा में यानी कि मिट्टी में क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ जिसे हम लोग कंपोस्ट खाद बोलते हैं ये मिलाते हैं, और जैव पदार्थ क्या करता है, अम्ल छोड़ते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, और इस तरह से हम लोग मिट्टी के पीएच को बैलेंस करते हैं ताकि पौधों की उत्पादकता जो है वो अच्छी हो। शायद आप समझ पा लेंगे। अब आगे हम लोग पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को देखेंगे, यानी कि यदि हमारे दांत का पीएच मान भी इधर उधर होता है तो इस कंडीशन में हमारा दांत जो है वो खराब होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दांतों का जो ऊपरी परत होता है जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब इनेमल का क्या होता है, संक्षारण होने लगता है, यानी कि इसका क्षय यानी कि नष्ट होने लगता है जब 5.5 से कम हो जाता है। तो ये पहले होता कैसे, तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो खाना खाने के बाद मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होता है भोजन के अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों से दांतों के बीच फंसे रह जाते हैं। जैसा कि हम लोग भोजन वगैरह करते हैं तो बहुत सारा दांतों में जो है हमारा फंस जाता है, और पहले से जो बैक्टीरिया होता है वो इसके साथ मिलता है, और मिलने के बाद क्षय करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये अम्ल उत्पन्न करते हैं, और यह अम्ल मुंह में पीएच को घटा देते हैं, जिससे दांतों के इनेमल प्रभावित होने लगते हैं और दांतों का क्षय होने लगता है। तो इस तरह से हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो आप सिंपल कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद आप ब्रश करने से दांतों के क्षय का बचाव किया जा सकता है। ब्रश करने के लिए क्षारीय दंतमंजन या आप टूथपेस्ट का उपयोग जो है वो करना चाहिए ताकि अम्ल की अधिकता को उदासीन कर सके और दांतों के क्षय को रोका जा सके। तो इस तरह से आप अपने दांतों को भी बचा सकते हैं। तो शायद अब इन सभी बातों को, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इन्हें आप समझ पा रहे होंगे।